बार की बात है, किसी गांव में रोजी नाम की एक लड़की रहती थी। रोजी का पति स्वभाव से बहुत अच्छा था, साथ ही वह रोजी का अच्छी तरह ध्यान रखता था। लेकिन दूसरी तरफ रोजी की सास और उसकी ननद बहुत ही बुरी थी। उन दोनों को रोजी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। फिर कुछ समय बाद रोजी एक बच्चे को जन्म देती है। इस बात से रोजी और उसका पति दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद समुद्र में मछलियां पकड़ते समय तूफान की वजह से रोजी के पति की मौत हो जाती है। अचानक अपने पति की मौत से रोजी पूरी तरह टूट जाती है और हमेशा दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन, माँ, मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी कि ये रोजी 1 नंबर की मनहूस है। इसी की वजह से भैया की जान गई है। जितनी जल्दी हो सके इसे घर से बाहर निकाल दो, वरना इसकी वजह से हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। तू ठीक कहती है बेटी, अब मैं इस मनहूस को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी रोजी के कमरे में पहुंच जाती हैं और उसके बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगती हैं। नहीं नहीं, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है। अब हम तुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। चल निकल यहाँ से। इस तरह दोनों माँ बेटी रोजी को धक्का देकर घर से बाहर भगा देती हैं। बेचारी रोजी रोती हुई वहां से चली जाती है। चलते चलते रोजी एक बड़ी हवेली के पास पहुंचती है। मैं इस हवेली में जाकर काम मांगती हूँ, शायद मुझे यहाँ नौकरानी का काम मिल जाए। उसके बाद मैं अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर पाऊंगी। इतना कहकर रोजी हवेली के अंदर चली जाती है। तभी हवेली का मालिक हीरालाल उसे रोकते हुए कहता है, अरे कौन है तू, और इस तरह बिना इजाजत के अंदर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? माफ करिए साहब, मैं हालात की मारी एक विधवा हूँ। मुझे काम की तलाश है, इसलिए मैं आपके यहाँ आई हूँ। अगर आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख, मैं तुझे काम तो दे सकता हूँ, लेकिन बदले में पैसे नहीं दूंगा। सिर्फ 2 वक्त का खाना दूंगा। अगर तुझे मंजूर है तो यहाँ काम कर, वरना चलती बन। रोजी के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो हीरालाल की सारी शर्तें मान लेती है और उसके यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। फिर एक दिन रोजी बाजार से सब्जियां खरीद कर हवेली लौट रही थी कि तभी रास्ते में उसे रीटा नाम की एक लड़की मिलती है। सुनो, तुम उस हवेली में काम करती हो ना, जरा संभल कर रहना। वहां का मालिक हीरालाल एक बुरा आदमी है। तुम यहाँ नई आई हो, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानती। देखो, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रीटा वहां से चली जाती है। उस दिन से रोजी के दिल में थोड़ी घबराहट बैठ जाती है और वो हमेशा सजग रहने लगती है। लेकिन फिर एक रात अचानक रोजी को हवेली के पीछे वाले हिस्से से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर रोजी हवेली के पीछे पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि हीरालाल एक आदमी को जान से मार रहा है। अरे बाप रे, ये हीरालाल तो बहुत ही जालिम है। तभी हीरालाल रोजी को देख लेता है। अरे नहीं, इस रोजी ने मुझे खून करते हुए देख लिया है। अब मुझे इसे भी मारना पड़ेगा। उसके बाद हीरालाल रोजी को पकड़कर उस पर चाकू से वार करने लगता है। देखते ही देखते रोजी की मौत हो जाती है। लेकिन तभी हवेली के पीछे वाले पेड़ से फल तोड़ती हुई रीटा ये सब देख लेती है। रीटा देखती है कि हीरालाल रोजी की लाश के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। ये देख रीटा को रोजी के बच्चे की चिंता होने लगती है। बेरहम हीरालाल ने रोजी की जान ले ली, कहीं ये उसके बच्चे को भी ना मार दे। मुझे रोजी के बच्चे को लेकर यहाँ से भागना होगा। उसके बाद रीटा चुपके से हवेली में दाखिल हो जाती है और रोजी के बच्चे को उठाकर वहां से भाग निकलती है। उधर हीरालाल रोजी और उस आदमी की लाश को जमीन में दफनाकर कुछ दिनों के लिए गांव से भाग जाता है। दूसरी तरफ मरने के बाद रोजी एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वो रीटा के घर पहुंच जाती है। तभी उसे अपना बच्चा रीटा की गोद में दिखाई देता है। मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ, अपने बच्चे की परवरिश भी नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हारे बच्चे की देखभाल करूंगी। अब मैं यहाँ इंसानों के बीच नहीं रह सकती, अब मुझे जंगल में जाकर रहना होगा। उसके बाद रोजी जंगल में चली जाती है। उस दिन के बाद से वो रोज दिन में चोरी छुपे गांव में आकर अपने बच्चे को देख जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है।
फिर एक दिन रोजी अपने बच्चे से मिलने रीटा के घर जाती है, लेकिन उस वक्त रीटा दुखी होकर रो रही थी। क्या हुआ? तुम इस तरह दुखी होकर रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, वो हीरालाल गांव में लौट आया है। मेरी तरह कई गांव वालों ने उससे कर्ज ले रखा था। हीरालाल ने हम सभी की जमीन जब्त कर ली और हमारे घर का सारा सामान उठा कर ले गया। कल क्रिसमस का त्योहार है। हमारे पास क्रिसमस मनाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए मेरी तरह बाकी गांव वाले भी दुखी होकर रो रहे हैं। तुम चिंता मत करो, इस बार का क्रिसमस सभी गांव वाले बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर अगले दिन रोजी जंगल में रहने वाले भूत और चुड़ैलों को लेकर गांव में आ जाती है और फिर वो सभी अपनी शक्तियों से पूरे गांव को सजा देते हैं। साथ ही गांव के चौराहे पर एक बहुत बड़ा क्रिसमस का पेड़ भी तैयार कर देते हैं। उसके बाद रोजी सभी गांव वालों में नए कपड़े बांटने लगती है। तभी वहां हीरालाल आ जाता है। अरे ये सब क्या है? मैंने तो इन गांव वालों को कंगाल बना दिया था, लेकिन ये लोग तो क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। आखिर इनके पास इतने पैसे कहां से आए? तभी रोजी हीरालाल का गला पकड़ लेती है। हीरालाल, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। मैं इतने दिनों से तुझसे बदला लेने के लिए तड़प रही थी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। देख, मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं जिंदगी में दोबारा कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगा। तेरे जैसे धोखेबाज का भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अब मैं तुझे जान से मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। साथ ही इन गाँव वालों को भी तेरे अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद रोजी हीरालाल के गले में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटका देती है और देखते ही देखते हीरालाल की मौत हो जाती है। फिर सभी गांव वाले रोजी के साथ आए भूत चुड़ैलों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ चुड़ैल उड़ती हुई आसमान में पहुंच जाती है और वहां से ढेर सारे सोने के सिक्के गिराने लगती है। तुम सभी गांव वालों के लिए हमारी तरफ से ये क्रिसमस का तोहफा है। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और जल्दी जल्दी सोने के सिक्के उठाने लगते हैं। हम गरीब लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारा और तुम्हारी चुड़ैल सहेलियों का बहुत बहुत शुक्रिया रोजी। ऐसा क्रिसमस हमने आज तक कभी नहीं मनाया। आज का दिन हम जिंदगी भर याद रखेंगे। उस दिन के बाद से गांव वालों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वे सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। दूसरी तरफ रीटा रोजी के बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बना देती है। अपने बेटे को जिंदगी में सफल देख रोजी बहुत खुश होती है। फिर कुछ समय बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। उदयपुर से निजामाबाद के रास्ते में एक बहुत पुरानी हवेली आती है। ना जाने कितने साल पुरानी है ये हवेली, लेकिन आज भी किसी नई दुल्हन की तरह दिखती है। लेकिन इस हवेली के पीछे छिपा है एक राज। आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि ये हवेली भूतिया है, क्योंकि हर रात उस हवेली से आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। फिर किसी औरत के चीखने की आवाज आती है, कभी औरत के पायल की आवाज आती है, तो कभी ऐसा लगता है कि आधी रात के बाद कोई औरत छत पर घूम रही है, जिसने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठा रखा है। उस औरत के बाल खुले हुए हैं, जो हवा चलने पर उड़ने लगते हैं। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना होता है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो भी उस हवेली की तरफ गया वो कभी वापस लौटा ही नहीं। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उस हवेली की तरफ मत जाया करो, फिर भी तुम लोग बाज नहीं आते। मुखिया जी, मैंने शंभू को बोला था वहाँ नहीं जाने, लेकिन वो तो शहर में रहता है, भूत प्रेतों की बातों को नहीं मानता। हमने उसे रोका तो उसने हमारा मजाक बनाया और हवेली की ओर चला गया। अब मौत को कोई जानबूझकर दावत दे तो फिर क्या कहना। शंभू कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद राघवेंद्र, रजत, दामिनी, ऋचा उदयपुर में छुट्टियां बिताकर वापस अपनी कार से उसी रास्ते से लौट रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। ये चारों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और फिर संयोग ऐसा रहा कि स्कूल की जान पहचान कॉलेज तक आते आते प्यार में बदल गई। फिर राघवेंद्र ने दामिनी से और ऋचा ने रजत से शादी कर ली। जानते हो, मेरे दिमाग में अब तक उदयपुर की वादियाँ ही घूम रही है। तो फिर वापस चले क्या? काश जा पाते, लेकिन हम सब फिर से आएंगे जरूर। क्यों राघवेंद्र? नेकी और पूछ पूछ, दामिनी भी कुछ देर पहले यही कह रही थी।
वो ये सब बातें करते हुए जा ही रहे थे कि एक काली बिल्ली ने बिल्कुल उस हवेली के आगे उनका रास्ता काट दिया। गाड़ी स्पीड में थी, इसलिए रजत ने जब गाड़ी रोकने के लिए अचानक ब्रेक लगाया तो सभी को थोड़ा सा झटका सा लगा। अरे क्या हो गया, कोई दिख गया क्या तुम्हें? अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया था यार, इसलिए गाड़ी रोक दी। लो जी, अब तेरी बिल्ली भी चली गई, अब हम लोग भी चले। राघवेंद्र की बात पर सभी हंसने लगे। रजत छींप गया। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। यार ये गाड़ी को क्या हुआ, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब इतनी रात को मैकेनिक कहाँ मिलेगा? यार ये सामने किनकी हवेली दिख रही है? मेरी तो नहीं है। वो तो पता है। चलो ना फिर हम उनसे कोई मदद मांगे, या कम से कम आज रात को यहाँ रुकने का जुगाड़ हो जाए। वे सभी पैदल ही सामने की हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के बड़े से गेट पर पहुंचे, एक वॉचमैन ने उन्हें सलाम किया और अंदर आने को कहा। वो सभी उस वॉचमैन को घूरते हुए अंदर गए। यार उस वॉचमैन को देखा, उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो हमारा ही इंतजार कर रहा था। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि रिचा की चिल्लाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्होंने देखा कि वही वॉचमैन रिचा के बाल पकड़कर खींचता हुआ हवेली के अंदर ले जा रहा है। रिचा जोर जोर से चीख रही है, ए वॉचमैन, छोड़ छोड़ मेरी पत्नी को। लेकिन वो वॉचमैन बिना उसकी बात सुने रिचा को खींचते हुए ले जा रहा था। उसके पीछे पीछे सभी हवेली में दाखिल हुए, लेकिन वो दोनों अंदर जाते ही गायब हो गए। अंदर से वो हवेली बिल्कुल अजीब लग रही थी। हर ओर मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। अंदर आते ही उन्हें किसी औरत के लोरी गाने की आवाज सुनाई देने लगी। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। आजा री निंदिया, निंदिया रानिया जा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानिया जा। उन्हें औरत की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी। तभी फिर से रिचा के चीखने की आवाज आई। सभी इधर उधर देखने लगे, लेकिन रिचा उन्हें कहीं दिखाई नहीं दी। तभी रजत की नजर अचानक ऊपर गई। उसने देखा कि रिचा हवेली के बड़े से झूमर से लटकी हुई है। रजत, मुझे बचा लो रजत, वो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से निकालो। वो सभी कुछ समझ पाते उसके पहले ही रिचा का हाथ झूमर से छूट गया। वो नीचे गिर पड़ी। उसके सिर से खून बहने लगा और उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सभी उसके पास दौड़ कर पहुंचे। रजत रिचा से लिपट कर रोने लगा, लेकिन अचानक रिचा की बॉडी वहां से गायब हो गई। अरे रिचा की बॉडी कहाँ गई? अभी अभी तो यही थी। राघवेंद्र, मुझे इस हवेली में कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी काली साड़ी पहने एक औरत दूसरे कमरे से निकल कर आई। उसके बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। उसे देख सभी डर गए। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। तुम लोगों ने मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। कितनी मुश्किल से मैंने उसे सुलाया था। आप कौन है? हमें जाने दीजिए। फिर से तुम लोग आ गए। सुमेर सिंह ने भेजा है ना तुम्हें? जाकर उससे कह दो ये हवेली मेरी है, मेरी। ये कहकर वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। उन तीनों को बहुत डर लग रहा था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे छत तक गईं। उन्होंने देखा कि छत पर एक छोटा सा पालना है। उसने अपनी बच्ची को उसी में सुला दिया। छुटकी, तू चिंता मत कर, तेरी माँ है, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। ये कहकर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे वो तीनों दिखाई दिए। उन्हें देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया। उसने रजत को उसके बालों से पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी। पल में उसका शरीर सजीव से निर्जीव में बदल गया। ये हवेली मेरी है। कितनी बार मना किया तुम लोगों को यहाँ मत आया करो, हमें परेशान मत किया करो, लेकिन तुम लोग खुद ही मरने के लिए आ जाते हो। ये कहकर वो औरत राघवेंद्र और दामिनी की ओर झपटी। वे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन नीचे जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि रजत और रिचा तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहे थे। तुम लोग जिंदा हो, लेकिन तुम तो जिंदा है मतलब? हमें क्या हुआ है? अचानक रिचा और रजत जोर जोर से रोने लगे। उनकी गर्दन चारों ओर घूमने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे।
उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगे और वो जमीन पर रेंगने लगे। ये सब देखकर दामिनी की चीख निकल गई। राघवेंद्र चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। राघवेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो भाग ही नहीं पा रहा है। उसे ऐसा लगता है किसी ने उसके पैरों को बांध दिया है। दामिनी, मैं भाग ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है किसी ने मेरे पैरों को जकड़ लिया है। राघवेंद्र की बात सुनकर दामिनी उसके पैरों की ओर देखती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। जमीन पर रेंगने वाले लाखों कीड़ों ने उसके पैरों को पकड़ रखा है। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा है। तभी वो औरत नीचे आती है और जमीन पर पड़े उन खून के बूंदों को चाटने लगती है। मैंने कहा ना, कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। देखिए मेरे पति को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या बिगाड़ा है? तुम लोग सुमेर सिंह के आदमी हो ना, जिसने इस हवेली के लालच में मेरे पति को मार दिया, फिर मुझे और मेरी बेटी को भी जला दिया जब हम सो रहे थे। ये हमारी हवेली है, हमारा घर है ये, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखिए मैं किसी सुमेर सिंह को नहीं जानती, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उस औरत ने उसकी एक नहीं सुनी और राघवेंद्र का सीना अपने नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर दामिनी डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो हवेली के बाहर भागने लगी। भागते भागते वो अपनी कार के पास पहुंची, उसका दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी तरह निकलना होगा। वो ये बोल ही रही थी कि कार के अंदर रोशनी होती है। वो देखती है कि राघवेंद्र, ऋचा और रजत कार में बैठे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो ना? तुम कहाँ चली गई थी दामिनी? हम सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। दामिनी उन्हें घूर कर देख ही रही थी कि वो सब वहां से गायब हो गए। उसकी कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अरे ये कार कैसे स्टार्ट हो गई? तभी उसे ड्राइविंग सीट पर वही औरत दिखाई देती है। उसकी गर्दन अचानक से पूरी तरह पीछे घूम जाती है। दामिनी कार का दरवाजा खोलकर फिर से भागने लगती है। बहुत देर भागने के बाद वो एक जगह रुक जाती है और हांफते हांफते खुद से कहती है, लगता है मैं उस हवेली से बहुत दूर निकल आई हूँ। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो तो उसी हवेली के अंदर थी। वो औरत उसे भी मार देती है। फिर वो सीढ़ियों से छत की ओर जाती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है और फिर से लोरी गाने लगती है। आजारी निंदिया, निंदिया रानी आजा, छुटकी को सुलाने, निंदिया रानी आजा, आजा रे निंदिया, निंदिया रानी आजा। सोमपुर से अमीनाबाद ट्रेन रूट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का ऐसा कहना था कि उस रूट पर रात को कोई चुड़ैल निकलती है जो यात्रियों पर हमला कर उसे मार देती है। कुछ लोग उनकी बातों पर यकीन करते, कुछ उन बातों को अफवाह समझकर भूल जाते। दिसंबर की सर्दियों की बात है। रात के लगभग 10 बजे थे। सोमपुर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से चली जा रही थी। ज्यादातर यात्री सो रहे थे। जो जगे थे उनमें से कुछ कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुन रहे थे, कुछ मोबाइल में गेम खेल रहे थे। जगे हुए लोगों में एक दो लोग बातें भी कर रहे थे। जानते हैं भाई साहब, इस सर्दी में मैं तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना चाहता, लेकिन वो क्या है ना कि मेरे साले की शादी है, नहीं गया तो बीवी जान खा जाएगी। आपकी बीवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है? अरे वो तो 1 महीने पहले से ही वहाँ डेरा डाले हुई है। वो बातें कर ही रहे थे कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज पूरे कंपार्टमेंट में गूंजने लगी। अरे ये किसका बच्चा रो रहा है? यहाँ तो कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे के रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज इतनी ज्यादा थी कि कंपार्टमेंट में नींद में सोए लोग भी जागने लगे। अरे भाई साहब, ये किसका बच्चा रो रहा है? सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन किसी को भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। अचानक सभी की नजर एक सीट के नीचे गई, जहाँ से एक छोटा बच्चा रोते हुए और घुटनों पर चलते हुए निकला। अरे ये रहा वो बच्चा, लेकिन ये सीट के नीचे कैसे चला गया? बड़े ही लापरवाह हैं इसके माता पिता। वो ये बोल ही रही थी कि वो बच्चा हवा में उड़ने लगा। अरे ये बच्चा हवा में उड़ रहा है, क्या हो रहा है ये? कोई कुछ समझ पाता तभी चुड़ैल के वेश में एक औरत वहाँ आ जाती है और बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। क्या हुआ मुन्ना, क्यों रो रहा है? मत रो बेटा, माँ है ना, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी।
उसके बाद वो चुड़ैल अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और ट्रेन के यात्रियों की ओर देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं, मैं सबको मार दूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने एक यात्री पर हमला कर दिया। उसने उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया। छोड़ दो मुझे। अरे ये ट्रेन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? वो यात्री गिड़गिड़ाता रहा लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। उसके बाद उसने कुछ और यात्रियों पर हमला कर उसे मार दिया। अब तो पूरे कंपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करने लगी। उसी समय वो चुड़ैल बच्चे समेत गायब हो गई। ट्रेन जब सुरंग से बाहर निकली तो सभी यात्रियों के चेहरे पर खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। चुड़ैल, वो चुड़ैल, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? उस रूट पर ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। हर दिन वो चुड़ैल रात को लोगों को मारती फिर सुरंग के पास जाकर गायब हो जाती। लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया था। रेलवे पुलिस ने मामले की तहकीकात करने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस केस में क्या रिपोर्ट है इंस्पेक्टर विनय? ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है हमें। सर, मुझे तो लग रहा है ये किसी लुटेरे गिरोह का काम है जो चुड़ैल की अफवाहें फैलाकर यात्रियों को उनका सामान लूटने के लिए मार रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी चुड़ैल को देखा है। सर, इसी बात की तहकीकात के लिए आज मैं खुद उस रूट पर ट्रेवल करने वाला हूँ। इंस्पेक्टर विनय केस की तहकीकात के लिए उस ट्रेन में सवार हो गया। उसके बगल वाली सीट पर एक मजदूर जिसका नाम रमन था वो भी बैठा हुआ था। ट्रेन अपनी स्पीड में बढ़ी जा रही थी। तभी पहले की तरह ही यात्रियों को किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। फिर वो ट्रेन की सीट से निकलकर हवा में उड़ने लगा। अचानक वो चुड़ैल आ गई और उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से हंसते हुए एक यात्री पर हमला कर दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, मुझे मार देगी। सभी यात्री चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। इंस्पेक्टर विनय थोड़ी दूर में बैठा हुआ था। अचानक उसे भी यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और आगे की ओर भागा। उसने देखा कि चुड़ैल ने एक हाथ से अपने बच्चे को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से एक यात्री की गर्दन पकड़कर उसे उठा रखा है। ए, छोड़ो, छोड़ो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तू मारेगा मुझे? मरे हुए को भी भला कोई मार सकता है क्या? ये कहकर चुड़ैल ने उस आदमी को छोड़कर इंस्पेक्टर विजय का गला पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने अपने बचाव में गोली चलाई। गोली चुड़ैल के सीने में लगी लेकिन वो हंसती रही। तभी गोली की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विनय के बगल वाली सीट पर बैठा रमन भागता हुआ आया। चुड़ैल को देखते ही वो चौंक गया। कमला, कमला, तू ये क्या कर रही है? तू क्यों मार रही है निर्दोषों को? तो मेरा क्या दोष था जो मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया गया? मुझे कुछ नहीं पता कमला, मैं तो तुम दोनों की तलाश करके थक गया। आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम ये चुड़ैल कैसे बन गई? उसके बाद चुड़ैल बनी कमला ने बताना शुरू किया कि आपके कहे अनुसार मैं 3 महीने पहले मुन्ने को लेकर ट्रेन से आ रही थी। उस दिन बहुत भीड़ थी। हालांकि मुझे टिकट मिल गई थी और बैठने की जगह भी। मेरे पास कुछ सामान भी था। मैंने वो सामान सीट के नीचे रख दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बैठने की जगह मिल गई, नहीं तो दिल्ली तक कैसे मैं जाती? साथ में मुन्ना भी है। मैं आराम से आ रही थी तभी मुन्ना रोने लगा। मेरे हाथ में एक बैग था जिसमें टिकट और कुछ पैसे थे। मैंने उसे सीट की साइड में रखा और मुन्ने को दूध पिलाने लगी। दूध पीते पीते वो सो गया। अचानक मेरी नजर सीट पर गई। मैंने देखा कि मेरा बैग तो वहाँ है नहीं। मैं बहुत परेशान हो गई। अरे मेरा बैग कहाँ गया? ये भगवान, उसी में तो मेरा टिकट और कुछ पैसे रखे थे। मैंने अपने साथ बैठे लोगों से बैग के बारे में पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी टिकट चेक करने के लिए टीटी हमारे डिब्बे में चढ़ा। वो सबसे टिकट के बारे में पूछता पूछता मेरे पास आया। टिकट, 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 अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? टिकट दिखाओ। अरे तेरे जैसों से मेरा पाला हर दिन पड़ता है। टिकट विकट तो लेना नहीं और रेल में ऐसे बैठ जाना है जैसे उनके बाप की रेल है। हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने टिकट लिया था लेकिन लगता है भीड़ का फायदा उठाकर कोई मेरा वो बैग ले गया जिसमें टिकट और पैसे थे। मुंह बंद कर अपना, शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? चल फाइन निकाल, फाइन निकाल। वो टीटी बहुत ही बदमाश था।
उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, लेकिन ट्रेन में किसी भी यात्री ने मेरी मदद नहीं की। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे खींचकर तमाचा मार दिया। टीटी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगी। वो गुस्से में आ गया और मेरे बाल पकड़कर खींचते हुए मुझे ट्रेन के दरवाजे तक ले गया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुन्ना कमला की गोद में था। इस खींचतान में उसकी भी नींद खुल गई और वो भी रोने लगा। कमला टीटी से और यात्रियों से बार बार रहम की गुहार करती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसके बाद टीटी ने कमला को सुरंग के पास धक्का दे दिया। मेरी और मुन्ने की मौत हो गई। मरते ही मैं चुड़ैल बन गई। अब मेरे पास बहुत शक्ति थी। पहले मैंने उस टीटी को मारा और फिर लोगों को मारने लगी। फिर तुम में और उस निर्दयी टीटी में क्या अंतर रहा कमला? तू भी तो उसी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है, इसलिए तेरी और मुन्ने की आत्मा अब तक भटक रही है। कब तक भटकोगी तुम और मुन्ना? ये सब छोड़ दो कमला, ये सब छोड़ दो। आप ठीक कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे बेटे को मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद रमन ने कमला और मुन्ने का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। एक बार फिर उस रूट पर यात्री बिना डर के सफर करने लगे। जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। हम कुछ और सोचकर रखते हैं और होता कुछ और है। रमाकांत एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। रमाकांत और आरती का इकलौता बेटा था सोनू। सोनू 5 साल का था। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ता था। उनकी जिंदगी सही चल रही थी। एक बार वो अपने शहर से बहुत दूर मेले में गए। ₹10, ₹10, ₹10, हर एक माल ₹10। तीखा, इमली के स्वाद वाला है, मसालेदार गोलगप्पे खाना न भूले। और दही बल्ले का स्वाद तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। गोलगप्पे वाला है। पहली बार आपके शहर में पहली बार आया है ऐसा झूला जिस पर आप चांद को छू सकते हैं, जिस पर चढ़कर आप चांद को छू सकते हैं। आइए, तारों से बातें कर सकते हैं, तो देर किस बात की? टिकट लीजिए और चढ़िए इस स्पेशल झूले पे। ₹20, सिर्फ ₹20 में छू लीजिए आसमान। झूले वाले की बात सुनकर सोनू का दिल मचल गया। पापा, ये कितना बड़ा झूला है? इतना बड़ा झूला तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे यहाँ तो और भी बहुत कुछ है देखने को। पापा, मैं वो बाद में देखूंगा, पहले तो मुझे इस झूले में चढ़ना है। अरे ये बहुत बड़ा झूला है, इससे छोटे वाले में चलते हैं बेटा। नो, मुझे इसी में चढ़ना है। ओके, पर हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। वो सभी उस झूले में चढ़े। जब झूला नीचे से ऊपर जाता था तो वे शांत रहते थे, लेकिन जैसे ही झूला ऊपर से नीचे आता वो सभी जोर से चिल्लाते। उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन होनी के हाथों में कुछ और लिखा था। ऊपर से नीचे आने के क्रम में झूला अचानक टूट गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। कई लोग उस दुर्घटना में मारे गए, कई घायल हो गए। आरती और रमाकांत भी इस दुर्घटना में नहीं रहे। सोनू बेहोश हो गया था। रेस्क्यू वाली गाड़ी आई और उसे अस्पताल ले गई। इसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, हमें इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। सोनू की जान तो बच गई, लेकिन अब वो बहुत कम बोलता था। डॉक्टरों के लाख पूछने पर भी वो अपने घर और माता पिता का नाम नहीं बता पा रहा था। पुलिस ने भी पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन पता नहीं सोनू के दिमाग में क्या आया, वो चुपके से हॉस्पिटल से निकल गया। वो कई घंटे लगातार भूखे प्यासे चलता रहा, फिर एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ चले गए? प्लीज आप लोग आ जाइए ना। देखिए ना, आप लोगों के बिना मैं कितना अकेला हो गया हूँ। वो लगातार रोए जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे आवाज दी है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसे थोड़ी देर में फिर से ऐसा लगा कि उसकी माँ ने उसे पुकारा है।
इस बार उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ है, लेकिन उसकी शक्ल चुड़ैल की है। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया। सोनू बेटा, मत डरो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। लेकिन मम्मी, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? बेटा, अब मैं जीवित नहीं हूँ ना, इसलिए चुड़ैल बन गई हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। आज से तुम पुराने खंडहर के पास बने घर में रहोगे। मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन तुम किसी को मेरे बारे में मत बताना। पुराने खंडहर के पास बने घर की तरफ बहुत कम लोग ही जाते थे, क्योंकि लोगों के बीच ऐसी अफवाह थी कि वहां भूत रहते हैं। उस दिन से सोनू वहीं रहने लगा। आरती हर रात उसके पास आती और पहले की तरह ही उसका पूरा ध्यान रखती। उसके लिए खाना बनाती, उसके बालों में तेल लगाती, रात को उसे कहानी सुनाकर सुलाती। एक दिन की बात है, रात का समय था। मम्मी, आज जब मैं बाहर खेल रहा था तो एक अजीब सा आदमी वहां आया था। कौन आया था? पता नहीं माँ, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो पूछ रहा था, यहाँ मेरे साथ कौन रहता है? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं माँ, कुछ भी नहीं बोला उसे, लेकिन वो आदमी मुझे बहुत बदमाश सा लग रहा था। वो मुझे अजीब ढंग से घूर भी रहा था। पुराने खंडहर के पास तेजा का गिरोह सक्रिय था। उन लोगों ने ही अफवाह उड़ाई थी कि वहां भूत रहते हैं, इसलिए आम लोगों ने उधर जाना छोड़ दिया था। असल में तेजा छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लेता था और उनसे भीख मंगवाया करता था। तेजा ने जब सोनू को देखा तो उसमें उसे अपना शिकार नजर आया। एक दिन वो सुबह सुबह सोनू के घर गया और उसे अगवा कर ले आया। आप तो वही अंकल है ना जो उस दिन मेरे घर पर आए थे? अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? प्लीज मुझे अपने घर जाने दीजिए ना। सोनू की बात सुनकर तेजा ने उसे जोर का थप्पड़ मारा। ये क्या अंकल अंकल लगा रखा है? मेरा नाम तेजा है, सभी मुझे प्यार से यमराज कहते हैं। तू भी मुझे यमराज कहा कर, और हाँ, कान खोल कर सुन ले, अब यही तेरा घर है। तुझे जीना भी यही है और मरना भी यही है, समझा? सोनू ने देखा कि वहां उसकी उम्र के कई सारे बच्चे हैं जो सुबह होते ही कहीं चले जाते थे और फिर रात को लौटते थे। धीरे धीरे उसे पता लग गया कि वो सभी बच्चे भीख मांगने जाया करते थे। कुछ दिनों के बाद से उसे भी बच्चों के साथ भीख मांगने भेजा जाने लगा। एक दिन, क्या रे निसार, कितने पैसे लाया रे आज तू? 50 रुपए है यमराज। दिन भर में खाना 200 का खा जाता है और कमाई सिर्फ 50। लल्लन, अरे ओ लल्लन। तभी तेजा के पास खड़ा ललन उसकी बात का जवाब देता है। जी तेजा भाई, आज से इसका एक टाइम का खाना बंद करो, ये सब खा खा कर सांड हुए जा रहे हैं साले। कुछ देर में सोनू की बारी आई। तू कितने पैसे लाया रे? 10 रुपए। तेजा जोर का थप्पड़ सोनू को मारता है। सोनू दूर जा गिरता है, उसके सिर से खून निकलने लगता है। लल्लन, अरे ओ लल्लन, ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ? कोई 10 कोई 50, ऐसे तो हो लिया हमारा धंधा। तेजा भाई, आजकल के लोगों का दिल पत्थर का हो गया है, वो ज्यादा पैसे देना ही नहीं चाहते। ज्यादा पैसे कोई मुफ्त में नहीं देगा। इस तरह खिला खिला कर सबको सांड किए जा रहे हो तो कल को ये पैसे भी नहीं आएंगे। सुनो, लोगों को इन पर दया आनी चाहिए, तभी उनकी जेब से पैसे निकलेंगे। तो क्या करें तेजा भाई? सुन, इसका एक हाथ कटवा दे, फिर देख लोगों की जेब से कैसे पैसे निकलते हैं। अगले दिन सोनू के हाथ काटने की तैयारी होने लगी। उसी रात, कल तेरा भी हाथ काटा जाएगा सोनू, ये यमराज बहुत जालिम है। पता है, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह ही आया था, लेकिन इन्होंने भीख मंगवाने के लिए मेरा पैर कटवा दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है निसार। अगले दिन सभी बच्चे साइड में खड़े हैं। ललन के हाथ में काटने वाली मशीन है। वो सोनू की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे किसी औरत के हंसने की आवाज सुनाई थी। वो बहुत डर गया। कौन है? कौन है? कौन है जो इस तरह से हंस रहा है? तभी उसके हाथ में जो मशीन थी वो हवा में उड़ने लगी। तेजा भाई, तेजा भाई, ये देखो, ये क्या हो रहा है? अरे, ये मशीन हवा में कैसे उड़ने लगी? कहीं ये इन शैतान बच्चों की कोई शरारत तो नहीं है ना? अरे, किसकी है ये हरकत? जल्दी से बोलो, वरना मैं इस बेल्ट से मार मार कर सबकी चमड़ी खींच लूंगा।
ये बोलते हुए ललन अपनी बेल्ट खोलता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके हाथ से कोई बेल्ट खींच रहा है। अरे अरे, ये मेरे हाथ से बेल्ट कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बेल्ट हवा में उड़ने लगी और बेल्ट ने ललन और तेजा की पिटाई करनी शुरू कर दी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे! अरे ये भूतिया बेल्ट कहाँ से आ गया? अरे अरे कोई तो रोको उसे! अरे नहीं तो ये मार मार कर आज हमारी जान ले लेगी। आई लेकिन बेल्ट से मारने का सिलसिला नहीं रुका। वो दोनों मार खाते खाते बेदम हो गए। कुछ देर में उन्हें फिर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। इस बार चुड़ैल के रूप में आरती खुद उनके पास आ गई। आरती के हाथ में ही बेल्ट था। अरे ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ये भूतिया बेल्ट हमारी पिटाई कर रही थी, अब ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग राक्षस हो, राक्षस। जिन बच्चों में लोगों को ईश्वर दिखता है, तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर उन बच्चों के साथ जानवरों से बदतर सुलूक किया। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उसके बाद आरती उन दोनों को मार देती है। फिर वो सोनू समेत सारे बच्चों को वहां से आजाद करवाती है। सारे बच्चे पुलिस स्टेशन जाकर सारी बातें बताते हैं। पुलिस उस जगह को सील कर देती है। उसके बाद पुलिस अपनी कस्टडी में सारे बच्चों को एक बहुत बड़े एनजीओ के हवाले कर देती है, जो एनजीओ बच्चों के लिए काम करता था। सारे बच्चे उस एनजीओ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आरती कभी कभी उन बच्चों से मिलने आती है, लेकिन ये बात एनजीओ में किसी को पता नहीं है। अंकित पूरे 2 साल बाद अपने गांव जा रहा था। वो बहुत ही खुश था। उसे अपने गांव जाने से ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो 2 साल बाद रितु से मिलेगा। रितु उसकी प्रेमिका। वे दोनों एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अंकित पुराने दिनों में खोया हुआ था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई, झालमुड़ी ले लो, झालमुड़ी, तीखी तीखी झालमुड़ी। झालमुड़ी वाला अंकित के पास आकर उससे पूछता है, बाबू साहब झालमुड़ी बना दूं क्या? एकदम मसालेदार, एक बार खाएंगे तो फिर से खाने का मन करेगा। झालमुड़ी वाले की बात सुनकर अंकित उसका चेहरा देखने लगा और उसे कुछ याद आने लगा। भैया थोड़ा सा और तीखा बनाओ ना, ये तो बिल्कुल भी तीखा नहीं है। रितु, तुम्हारी आंख और नाक दोनों से पानी आ रहा है और तुम तीखे की बात कर रही हो। झालमुड़ी वाले ने थोड़ा और तीखा डाल दिया। खाने के बाद रितु को इतना तीखा लगा कि उसका मुंह जलने लगा। अंकित बहुत तीखा, बहुत तीखा, बहुत तीखा लग रहा है, मुंह जल रहा है। अंकित पुरानी बातों को सोचकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो रितु कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो रितु, जानती हो मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? याद है 2 साल पहले हम मेले में जो गए थे और झालमुड़ी खाई थी, तो तुम्हें कितना तीखा लग रहा था। तुमने 1 बोतल पानी तो पिया ही, उसके बाद जलेबी भी खाई। सब याद है अंकित, सब याद है। तुम बस जल्दी से आ जाओ। इस बार फिर से मेला लगा हुआ है। हम उस मेले में जाकर फिर से घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे। बस थोड़ी देर और, हाँ, मेरी ट्रेन पहुंचने ही वाली है। ये कहकर रितु ने फोन रख दिया। अंकित फिर से रितु की यादों में खो गया। उसे हर वो पल याद आने लगा जो वो रितु के साथ बिताता था। वो गांव का तालाब जहाँ वो घंटों बातें किया करते थे। वो आम का पेड़ जिस पर से ना जाने कितनी बार उसने रितु को आम तोड़कर खिलाए थे। वो छिप छिप कर दोनों का साइकिल पर घूमना और नई दुनिया के सपने देखना। अरे कैसे नहीं मानेंगे बाबूजी, क्या कमी है तुम में? इतने सुंदर हो, मेरा ख्याल रखते हो, मुझसे इतना प्यार करते हो, वो जरूर मान जाएंगे। और अगर ना माने तो? तो मैं तुम्हारे साथ साइकिल पर बैठकर भाग जाऊंगी। अंकित उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा, लेकिन हंसी हंसी में आज उसने एक बहुत गहरी बात कही। रितु, हम प्यार बहुत करते हैं एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ प्यार के सहारे जीवन कैसे चलेगा? अरे प्यार से ही तो जीवन चलता है। वो तो ठीक है रितु, लेकिन मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? तुम्हारी जरूरत की चीजें कैसे दिलाऊंगा? रितु ने कुछ देर उसकी ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो चाहिए। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी खुशी देनी है। तुम्हारी मांग को चांद तारों से सजाना है। इसके लिए मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, फिर अच्छी सी नौकरी करनी होगी। शहर का नाम सुनते ही रितु का चेहरा पीला पड़ गया।
वो उदास हो गई। तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, फिर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं शहर जाकर मुझे भूल गए तो? भला सांस लेना भी कोई बोलता है क्या? तुम तो सांस हो मेरी रितु। ये कहकर अंकित ने रितु को गले से लगा लिया। अगर मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हमें साइकिल पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बाबूजी खुशी खुशी हमारी शादी को तैयार हो जाएंगे। फिर सोचो कितनी धूमधाम से मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आऊंगा। अंकित ने हर तरह से रितु को समझाया। वो समझ तो गई, लेकिन उसका दिल अंकित के जाने से बहुत उदास हो गया। वो हर पल उसी के बारे में सोचती रहती। हालांकि दोनों हर दिन फोन पर बातें करते, फिर भी दोनों को बहुत अधूरा सा लगता। इस बीच अंकित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी नौकरी भी लग गई। अब वो रितु के बाबूजी से उसका हाथ मांग सकता है। यही सोचता सोचता अंकित जा रहा था। कुछ देर बाद उसके गांव का स्टेशन आ गया। वो ट्रेन के दरवाजे पर सामान लेकर खड़ा हो गया। तभी उसे रितु दिखाई दी। उसे देखकर अंकित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ट्रेन के रुकते ही जैसे ही अंकित ट्रेन से उतरा, रितु ने उसे गले से लगा लिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अंकित, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे सब घूर रहे हैं हमें। घूरने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस तुम मेरे सीने से लगे रहो। अंकित रितु के साथ बातें करता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। स्टेशन के बाहर खड़े रिक्शे में दोनों बैठे और बातें करते हुए जाने लगे। इस बीच अंकित ने नोटिस किया कि वो रिक्शे वाला बार बार पीछे घूमकर उसे अजीब सी नजरों से देख रहा है। उसने ये महसूस किया कि आने जाने वाले लोग भी उसे घूरते हुए देख रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रितु, तूने ये नोटिस की? लोग मुझे अजीब सी नजरों से घूर घूर कर देख रहे हैं। अरे घूरने दो उन्हें, ये जमाना हमेशा से ही प्रेमियों को घूरता है। वो ये बोल ही रहा था कि एक बार फिर से रिक्शे वाला पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। इस बार अंकित ने उसे जोर से डांट दिया। आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बार बार पीछे मुड़कर हमें क्यों देख रहे हैं? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? हाँ लड़की। अब आराम से आगे देखकर चलाइए, नहीं तो हम दोनों रिक्शे से उतर जाएंगे। रिक्शे वाले ने फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस बीच रितु का घर आ गया। अंकित ने उसे वहीं छोड़ा और कल मिलने का वादा किया। फिर वो अपने घर आ गया। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। कितना पतला हो गया है रितु, शहर में खाता पीता नहीं था क्या? खाता तो था माँ, लेकिन तेरे हाथ का खाना वहाँ कहाँ मिलता। अब आ गया हूँ, तू जी भर के मुझे खिलाना। हाँ, और हाँ, कल हम रितु के यहाँ जाएंगे। रितु के यहाँ? हाँ माँ, देखो अब मेरी अच्छी नौकरी लग गई है। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा। जल्दी से जल्दी रितु से शादी करके उसे और तुम्हें शहर लेकर चला जाऊंगा। अंकित की बातों को सुनकर उसकी माँ को एक झटका सा लगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पता था कि अंकित और रितु एक दूसरे को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंकित को वो सच्चाई बताने की जिसे सुनकर अंकित अपना धैर्य खो सकता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अंकित को वो बात बता ही दी। बेटा, रितु अब जीवित नहीं है। तुम्हारे जाने के 3 महीने बाद ही उसकी मौत हो गई। मौत? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा, तुम शहर चले तो गए, लेकिन तुम्हारी याद उसे हमेशा आती रही। उसे न खाने की सुध होती और न पहनने की। वो तो बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करती। एक दिन जब वो उसी तालाब के पास बैठी थी जहाँ तुम दोनों अक्सर मिला करते थे, वहाँ पता नहीं कहाँ से एक सांप आ गया। वो बेचारी तुम्हारे ख्यालों में डूबी हुई थी। सांप को देखकर वो जब तक भागती, सांप उसे काट चुका था। उसकी तत्काल मौत हो गई। माँ, मेरी रितु जिंदा है। वो अभी अभी तो मुझे स्टेशन पर लेने आई थी। मैं कल उससे मिलने भी वाला हूँ। अंकित की माँ बार बार कहती रही कि रितु मर चुकी है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अगले दिन उससे मिलने निकल पड़ा। अंकित की माँ भी उसके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि अंकित उसी तालाब के पास गया है जहाँ वे दोनों अक्सर मिला करते थे। उसकी माँ ने देखा कि वो हंस हंस कर किसी से बातें कर रहा है, लेकिन वो जिससे बातें कर रहा है वो उसे नहीं दिख रही थी। वो समझ गई कि जरूर ये रितु का भूत है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। वो कह रही थी कि तुम मर गई हो। अंकित, माँ सही कह रही थी, मैं अब जिंदा नहीं हूँ। सांप के काटने से मेरी मौत हो गई है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अंकित को भी अब पता लग गया था कि रितु नहीं है, लेकिन वो ये सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। वे दोनों पहले की तरह ही घूमते बातें करते, लेकिन अब गांव में सभी अंकित को पागल समझने लगे थे। एक दिन अंकित की माँ के गुरुजी उनके घर आए। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे। अंकित की माँ ने उन्हें सारी बातें बताई।
जिसे सुनकर गुरुजी चिंतित हो गए। उन्होंने उसी समय अपने मंत्रों और अपनी शक्ति के द्वारा ऋतु की आत्मा को वहां बुलाया। देखो ऋतु, हम प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हारी और अंकित की दुनिया अलग है। तुम मृत हो और वो जीवित है। यह मिलन संभव नहीं है। अगर तुम इसी तरह अंकित से मिलती रही तो लोग उसे बहुत जल्द पागल साबित करके पागल खाने भेज देंगे या उसे गांव से निकाल देंगे। क्या तुम्हारा प्यार तुम्हें ये करने की इजाजत देगा? क्या तुम अंकित को तकलीफ में देखना चाहोगी? गुरुजी की बात सुनकर अपने प्यार की खातिर ऋतु हमेशा के लिए चली गई। हालांकि उसका प्यार इस जन्म में अधूरा ही रह गया। दूसरी ओर अंकित ने भी पूरी जिंदगी शादी नहीं की। वो ऋतु को ही अपनी पत्नी मानकर जीता रहा।